तो नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर है क्या? वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा है कि ये है आपके पास y एक्सिस, ये है x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y। अब यहां पर देखिए कोई कहता था कि ये एक पॉइंट है P, सपोज दिस इज अ पॉइंट P। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए किसी ने दिया है 3,2। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो आप कॉमा के पहले वाला जो डिजिट है वो क्या ट्रीट करते थे x और कॉमा के बाद वाला y। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी बेसिस पे बात होती थी। अगर कोई बोले एक दूसरा पॉइंट है q, उसका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो कॉमा के पहले वाला x होता था, कॉमा के बाद वाला y होता था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था कि ये जो पॉइंट्स होते थे इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होती थी और हमको इसको ट्रैक करना होता था। तो अगर पॉइंट दिया है तो उसको मार्क करना होता था और अगर मार्क किया हुआ पॉइंट है तो उससे हमको उसकी लोकेशन ग्राफिकल मेथड से निकालनी पड़ती थी, राइट। अब यही चीज को हम वेक्टर में कैसे लिखते हैं? तो देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है? P है। तो मैं ये बोल सकता हूं लोकेशन ऑफ पॉइंट P, लोकेशन ऑफ पॉइंट P, लोकेशन ऑफ पॉइंट P। तो क्या है लोकेशन ऑफ पॉइंट P? 3,2। लेकिन इसी चीज को अगर मैं बोलूं वेक्टर फॉर्म में, लोकेशन ऑफ पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखा जाएगा 3i प्लस 2j। क्या लिखा जाएगा? 3i प्लस 2j। अब देखिए वेक्टर में क्या होता है कि जो चीज x एक्सिस की तरफ होती है, या ये बोलूं कि x एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसके लिए हम लोग i लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज x एक्सिस की तरफ जा रही होती है उसे हम i से दिखाते हैं, जो चीज y एक्सिस की तरफ जा रही होती है उसे हम j से दिखाते हैं। माइनस x एक्सिस की तरफ जा रही होगी तो माइनस i दिखाएंगे, माइनस y एक्सिस की तरफ जा रही होगी तो उसे हम माइनस j दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो i लिखा है, ये जो j लिखा है, और अगर z एक्सिस भी आप कंसीडर करो तो z एक्सिस के लिए हम लोग k दिखाते हैं। तो i j k are representing the direction, they are representing the direction, right। अब देखिए कैसे, मतलब ये क्या है, ये समझिए। मान लीजिए कोई अभी ओरिजिन पे खड़ा है और उसको पॉइंट P पे जाना है, तो पॉइंट P पे जाने के लिए उसको क्या करना होगा? उसको 3 यूनिट x एक्सिस की तरफ जाना होगा। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, है ना। तो पहले उसको 3 यूनिट i के डायरेक्शन में जाना होगा, राइट। तो ये देखिए 3 यूनिट वो i के डायरेक्शन में गया, 3 यूनिट वो i के डायरेक्शन में गया, दैट मींस पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में गया। और उसके बाद 2 यूनिट उसको j के डायरेक्शन में जाना होगा। तो देखिए सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो इस वे में वो यहां पर गया। तो अल्टीमेटली देखिए क्या वो पॉइंट P पे पहुंचा? पॉइंट P पे पहुंचा, राइट। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में इसको क्या दिखाया जा रहा है? 3i प्लस 2j, कि 3 यूनिट आप i के डायरेक्शन में जाओ, मतलब x के डायरेक्शन में, एंड 2 यूनिट आप j के डायरेक्शन में जाओ। और आप कहां पर पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे पॉइंट P पे, ठीक है। यू विल रीच टू पॉइंट P, समझ गए? ऑलराइट। अब ये जो पॉइंट है 3,2 है, हो सकता है वहां पर मल्टीपल पॉइंट हो सकता है वहां पर मल्टीपल पॉइंट हो, राइट। तो देखिए एक पॉइंट मैं और मार्क कर देता हूं। सपोज ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,4, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है 5,4। तो अगर आपको कोई बोले कि वेक्टर फॉर्म में जो Q है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, और अगेन ये जो Q है ये क्या है? पॉइंट है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉइंट। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में? इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? हम इसको लिखेंगे 5i प्लस 4j, 5i प्लस 4j। मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट R, और ये जो पॉइंट है दिस इज 3, -4। तो R का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, या R को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सो दिस विल बी 3i प्लस -4j, ठीक है ना। और इसके ऊपर कैप लगाना मत भूलना। कैप का मतलब क्या हो गया कि एक तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से ये यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जस्ट 1 है। कोई नहीं का मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 है, राइट। तो आप इसको 1 ट्रीट कर सकते हो, है ना। तो 3i प्लस -4j। अब देखिए इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 3i माइनस 4j। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? ये r का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली एक और पॉइंट है यहां पर s, और उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -7, -3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे s को? तो s को लिखा जाएगा -7i प्लस -7i प्लस -3j। तो इस वे में लिखा जाएगा, है कि नहीं? जिसको मैं लिख सकता हूं -7i
-3j। तो इसके ऊपर ये कैप लगाना मत भूलना, क्योंकि कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। अगर आप कैप नहीं लगाओगे तो हो सकता है सामने वाले को लगे कि ये वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वेरिएबल के लिए जैसे हम बोलते हैं ना कि x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, हो सकता है कोई ये समझे कि i इज अ वेरिएबल, तो इसलिए कैप लगा देना ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो जो चीज x एक्सिस की तरफ जा रही होगी, जो चीज x एक्सिस की तरफ जा रही होगी, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, उसके लिए प्लस i डालेंगे। जो चीज माइनस x एक्सिस की तरफ जा रही होगी उसके लिए माइनस i। जो चीज y एक्सिस की तरफ जा रही होगी तो उसके लिए j। जो माइनस y की तरफ जा रही होगी उसके लिए माइनस j। जो चीज k एक्सिस की z एक्सिस की तरफ जा रही होगी उसके लिए z, उसके लिए k। और जो माइनस z एक्सिस की तरफ जा रही होगी उसके लिए माइनस k, राइट। तो इसी वजह से अगर मैं किसी भी पॉइंट का जनरल फॉर्म लिखूं, सपोज जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं, जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर का जनरल फॉर्म आपको दिखने के लिए मिलेगा ऐसे, ai प्लस bj प्लस ck, ai प्लस bj प्लस ck। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ai प्लस bj प्लस ck। a यूनिट i के डायरेक्शन में, b यूनिट j के डायरेक्शन में, c यूनिट k के डायरेक्शन में। ऑलराइट, नाउ अब हमने क्या किया, अगेन ये एक पॉइंट लिया, पॉइंट P, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट था वो था 3,2, और यहां पर एक पॉइंट Q है, Q का कोऑर्डिनेट है 5,7। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, ये ज्वाइन कर दिया। तो जो ये हमारे पास P था वो क्या था? पॉइंट था। P क्या था? पॉइंट। पॉइंट बोल सकता हूं या फिर मैं इसे पोजीशन भी बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसे मैं पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूं। तो ये जो P है ये एक पॉइंट भी बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूं, क्योंकि जस्ट ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या होगा वेक्टर फॉर्म में? 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j। सिमिलरली ये जो Q है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक और पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है? 5i प्लस 7j, 5i प्लस 7j। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो मैं P से Q की तरफ जा रहा हूं। जैसे ही मैंने इनको ज्वाइन किया तो मैं P से Q की तरफ जा रहा हूं, राइट। मैं क्या कर रहा हूं? P से Q की तरफ जा रहा हूं। तो अब ये जो PQ बना, ध्यान देना, जो ये PQ बना, ये क्या बना? दिस इज अ लाइन वेक्टर। क्या बना ये बना लाइन वेक्टर, दिस इज लाइन वेक्टर। या फिर इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि PQ क्या बन गई? लाइन। पहले तो P एक पॉइंट था, Q अपने आप में एक पॉइंट था, राइट, और उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो 3i प्लस 2j, और दूसरे वाले को Q को लिखा तो 5i प्लस 7j। जैसे हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो अब ये लाइन बन करके तैयार हो गई। तो ये जो लाइन बन के तैयार हो गई, लाइन कौन सी है? PQ। तो किसी ने अभी आपसे पूछ लिया कि बताओ PQ जो बना, जो कि एक लाइन वेक्टर है, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वेक्टर फॉर्म में क्या वैल्यू होगा? तो क्या होगा भाई? तो याद रखिए PQ का क्या होगा? PQ विल बी Q माइनस P। PQ क्या होगा? Q माइनस P। तो PQ निकालने के लिए आप Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए Q के कोऑर्डिनेट क्या है? 5i प्लस 7j, 5i प्लस 7j, माइनस इसमें से P कर देंगे 3i प्लस 2j, करेक्ट। अब जरा देखिए 5i में से 3i माइनस होगा तो क्या आएगा? 2i, प्लस 7j में से 2j माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 5j। क्लियर? तो इस वे में ये जो PQ निकला है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो PQ निकल रहा है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अब PQ को लेकर के सामने वाले ने ये तो बता दिया कि ठीक है PQ इज द डिस्प्लेसमेंट, वी नो, और इसकी वैल्यू 2i प्लस 5j। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? मतलब ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअली लेंथ कितना ही है। सामने वाले ने जब आपसे पूछा कि PQ की वैल्यू क्या है, ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में बताया, ये तो आपने बताया कि अगर P से Q की तरफ जाना है, P से Q की तरफ जाना है तो 2 यूनिट आपको I के डायरेक्शन में जाने होंगे। सही बात है ना? ये देखिए, इसको एक ट्राइंगल बना के देखते हैं। ये देखिए, तो ये जो है ये पॉइंट P है, इसको मैं R नाम देता हूं। R के कोऑर्डिनेट बताइएगा जरा क्या है। जब हम ऐसे जाते हैं तो y एक्सिस सेम होता है, तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, और जब हम ऐसे जाते हैं तो x एक्सिस सेम होता है, तो मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। तो जरा नोट करना यहां पर x एक्सिस वाइज कितना डिस्टेंस है? 5 माइनस 3 दैट इज 2 यूनिट,
और y एक्सिस वाइज देखना क्या होगा, तो 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो अगर आपको P से Q की तरफ जाना हो तो 2 यूनिट आपको I के डायरेक्शन में जाना होगा और 5 यूनिट आपको J की डायरेक्शन में जाना होगा, है ना। तो वही कहानी तो यहां पर भी देखी गई है, 2i प्लस 5j, राइट। लेकिन सामने वाले ने पूछा कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या है। देखिए कोई भी जाएगा तो ऐसे और ऐसे तो नहीं जाएगा, ये तो चलो हम डायरेक्शन की बात करें ना, ये तो हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की बात करें कि अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है तो इतना यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ जाओ, इतना यूनिट वाई एक्सिस की तरफ जाओ, बिकॉज हम एंगल के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। अगर एंगल के टर्म्स में होता तो यहां से बोल सकते थे कि भाई 30 डिग्री के एंगल पे आप ऐसा चले जाओ और सीधा पहुंच जाओगे, पर एंगल तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होता है, और अगर 3D हुआ तो जेड एक्सिस भी होगा, तो एंगल तो है नहीं। तो अगर कोई यहां पे पहुंचाने के लिए बोले तो क्या करना होगा कि एक्स एक्सिस इतना चलो, इतना स्टेप लेफ्ट में चलो, फिर इतना स्टेप ऊपर की तरफ चलो। जैसे जिनको दिखता नहीं है वो ऐसे तो याद रखते हैं कि अगर मुझे यहां पर पहुंचना है, इस दरवाजे पर पहुंचना है, तो मुझे इस डायरेक्शन में 5 फीट जाना होगा, इस डायरेक्शन में मुझे 4 फीट जाना होगा, तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, है ना। इसी वे में वो चलते हैं, यहां पर भी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो सवाल यह है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, देखिए PQ मैंने लिखा और मैग्नीट्यूड के लिए यहां पे मैं ये ऐसा लगा देता हूं, देखो मॉड, जैसे ये साइन देखा होगा आपने दोनों तरफ मॉड, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं इनका इंडिविजुअली स्क्वायर करके एड अप कर देना है। तो देखिए ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, राइट। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 5 स्क्वायर क्या होता है 9। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया √13 यूनिट, √13 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है √30 यूनिट। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम ही है, जरा नोट करो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। अब देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, एंड ये वाली जो वैल्यू है दिस इज 4, दिस इज 3, है ना। तो इस हिसाब से अगर PQ आप निकालें तो PQ क्या निकलेगा 4i प्लस 3j, और किसी ने आपको ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दिया PQ का मैग्नीट्यूड, तो PQ का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। तो सॉल्व करने के बाद कितना है √25 दैट इज 5। तो ये जो वैल्यू निकल के आई PQ के मैग्नीट्यूड की, ये कितना निकल के आया, ये 5 ही तो निकल के आया। तो अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आप नया पढ़ रहे हैं, बस वही है, थोड़े एक अलग फॉर्म में आप इसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या निकलता है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है A, सपोज दिस इज अ वेक्टर A, तो वेक्टर का जनरल फॉर्म क्या होता है AI प्लस BJ प्लस CK, AI प्लस BJ प्लस CK, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो इसी वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस वे में इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्लियर। अब कोई बोले सर ये वेक्टर है क्या चीज, क्या होता है वेक्टर। देखो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। देखो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन नहीं, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है। मैं आपसे पूछूं कितना समय हो रहा है तो आप बता देंगे कि 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चलो धक्का दो, तो यहां पर 2 सवाल आएंगे, क्या कि कितना धक्का दे और किसको दे। मैंने आपसे बोला कि 100 न्यूटन का धक्का दो, तो आप बोलोगे ना किधर, तो यहां पर आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मांगा। आपने मुझे पूछा कि रेलवे स्टेशन कहां है, ठीक है, तो मैंने बताया यहां से 2 किलोमीटर है। तो अगला सवाल ये आएगा ना कि किधर, 2 किलोमीटर कहीं पर भी जाओगे रैंडमली तो नहीं आएगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहां पर याद रखना दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसीलिए जब मैंने यहां पर बोला ना वेक्टर ए, तो वेक्टर ए में ये जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आई है आई रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। इसको एक दूसरे वे में समझिए, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई धक्का दे रहा है और धक्का दे करके उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ मूव करवा रहा है। अब देखिए नॉर्मली ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, इस वे में हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर कोई 100 न्यूटन का फोर्स धक्का दे रहा है यहां पर, और किस तरफ जा रहा है इधर ईस्ट की तरफ। तो मैं यहां पे लिखूंगा फोर्स इज 100 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, क्या लिखूंगा 100 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, राइट। तो देखिए 100 न्यूटन इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन।
ये कब टुवर्ड ईस्ट हम कब लिखेंगे? अगर हम नक्शे के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम नक्शे के ऊपर काम कर रहे होंगे, पर हम कोई ज्योग्राफिकल वाले बंदे तो है नहीं, हम तो मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं और हमारे सामने नक्शा भी नहीं होता, हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो ग्राफ पेपर होता है, और ग्राफ पेपर पे आपको मालूम है कि ये ईस्ट वेस्ट नहीं होता। ग्राफ पेपर पे सिंपली अगर कुछ है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो अगर इसी बॉक्स को कोई इधर को सरका रहा है इस पेपर के ऊपर, तो आप टुवर्ड ईस्ट नहीं लिखोगे, टुवर्ड ईस्ट की जगह पर आप क्या लिखोगे? टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज डायरेक्शन। काफी लंबा नहीं हो गया स्टेटमेंट? 100 न्यूटन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस लंबा हो गया। तो अभी काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ऐसा लिख देते हैं इसको। चलो 100 न्यूटन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स, थोड़ा और छोटा हो गया लेकिन मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं और छोटा कर देते हैं, 100 न्यूटन टुवर्ड एक्स, 100 न्यूटन टुवर्ड एक्स, और छोटा कर दिया। प्लस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 न्यूटन टुवर्ड माइनस एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, क्यों मजा नहीं आ रहा है जरा समझिए। पॉजिटिव के लिए चलो ऐसा और नेगेटिव के लिए ऐसा है, अभी भी मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये जो x है ना, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेरिएबल क्वांटिटी। अब वेरिएबल क्वांटिटी मतलब जो बदल रही हो, जैसे x की वैल्यू 2 डालो, हो सकता है सामने वाले के दिमाग में आए अच्छा x इंटू 100, मतलब अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हुई तो ये 100 हो जाएगा, x की 2 तो ये 200 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है सामने वाले के दिमाग में आए, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हो सकती है, x यहाँ पर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के ऊपर चलो कैप लगा देते हैं ऐसा, इससे ये समझ में आ जाएगा कि x कोई वेरिएबल नहीं है, x इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। ठीक है भाई, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि अगर आप x को डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करोगे तो कल के दिन सही में वेरिएबल अटैच करना हो तब क्या करोगे? मान लो अगर कहीं पर आपको सच्ची में 100x लिखने की जरूरत पड़ी जहां पर x इज अ वेरिएबल, तब क्या करोगे? क्योंकि x को आपने डायरेक्शन बना दिया, तब आप वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सामने वाले ने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे लिख देंगे 100 न्यूटन, चलो न्यूटन हटा दो फिलहाल, यूनिट हटा दो, तो हम ऐसे लिखेंगे 100a इंटू एक्स, ऐसा। तो 100a जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, x डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं कि कहीं पर भी a दिखाई दे, b दिखाई दे, c दिखाई दे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई फिक्स वैल्यू, जबकि अगर x y z अगर है तो वो वेरिएबल। आपको याद होगा क्लास 10th में जब आप पढ़ते थे तो लेट द पर्सन बी x, लेट द एज ऑफ पर्सन बी x, लेट द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x, यही पढ़ते थे ना। हमेशा वेरिएबल के लिए आपने x y z ही इस्तेमाल किया, और यहाँ पे अचानक से आप x को डायरेक्शन बना रहे हैं और वेरिएबल को a बना रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो एक चीज सोचा गया क्या कि ये काम करेंगे, इस ना x को ही हटा ही देते हैं, x का इस्तेमाल सिर्फ वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन के लिए ही करेंगे। इसकी बजाय अगर x दिखाना हो तो डायरेक्शन के लिए हम i लिखेंगे, माइनस x दिखाना हो तो माइनस i लिखेंगे, y डायरेक्शन दिखाना हो तो हम j लिखेंगे, और माइनस वाई दिखाना हो तो माइनस जे लिखेंगे, राइट ना। तो इस वे में वी विल वर्क आउट। ठीक है जी, तो अब इसको x ना लिख करके हम ऐसे लिख रहे हैं 100 न्यूटन टुवर्ड i। तो समझ जाइए i का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस i मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस j मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, माइनस j मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। और अगर एक तीसरा एक्सिस और जोड़ दो यहां पर आप z एक्सिस, तो z एक्सिस के लिए क्या होगा k, और माइनस जेड एक्सिस अगर रहा तो माइनस के। समझ गए? तो इस वे में हमने देखा कि किसी भी वेक्टर को हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो वेक्टर के ऊपर क्या साइन लगाना है, ऐसा एरो का साइन लगाना है, एरो का। वेक्टर याद रखो, वेक्टर के ऊपर ये एरो का साइन ही लगेगा, वेक्टर के ऊपर ये एरो का साइन लगेगा। तो समझ में आया वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मुझे डायरेक्शन दिखाना पड़ा कि इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा धकेला, इसलिए यहां पर मैंने 100 न्यूटन आई डाल दिया। अगर मान लो ये वेरिएबल फोर्स होती, वेरिएबल चेंज होती हुई फोर्स होती, तो मैं इसको ऐसा दिखाता 100 x i न्यूटन। क्या लिखा था? 100 x i न्यूटन। इसका मतलब क्या है? 100 x इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल फोर्स, i इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, और न्यूटन तो चलो उसका ऐसा यूनिट है ही। क्लियर एवरीवन? ओके। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है किसी भी वेक्टर का, √a² + b² + c²। आप यहां पर लिख सकते हो दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड। इनिशियली क्या होता है अपने को याद नहीं रहता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो a है वो क्या है? वो वेक्टर नोटिफिकेशन है a का, दैट इज दिस इज द वेक्टर नोटिफिकेशन, और नीचे वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, एक छोटा सा जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट
मैग्नीट्यूड ऑफ, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। चलो इस बार ये वेक्टर p है, वेक्टर p है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, ये एक वेक्टर है। आपको बोल रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो भाई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब आगे क्या है 1। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये मैंने वेक्टर p लिखा और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है -2 और इसका क्या है 3। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज अंडर रूट 1 स्क्वायर कितना होता है 1, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14। तो ये जो वेक्टर p निकला इसका मैग्नीट्यूड कितना है √14। क्लियर, सिंपल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब अगर दो वेक्टर हो उनको ऐड कैसे करना है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए मान लेते हैं एक वेक्टर है a i प्लस 2j प्लस 3k और एक वेक्टर है b इज 3i माइनस 4j प्लस 7k। आपको बोल रखा है इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो वेक्टर a एंड b जब आपस में ऐड होंगे तो बात याद रखिएगा i के साथ ऐड होंगे, j के साथ ऐड होंगे और k के साथ ऐड होंगे। ये बात याद रखिए, i के साथ ऐड होंगे, j के साथ, k के साथ। तो 3i प्लस i 4i, 3i प्लस i 4i, 2j माइनस 4j माइनस 2j, 7 प्लस 3 10, 10k। तो ये इसका आंसर आएगा। अब यही अगर किसी ने बोला होता कि वेक्टर a को सब्ट्रैक्ट कर दो b से, और b को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस b कर दो, तो a माइनस b कैसे होगा, तो अगेन i के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, j के साथ और k के साथ, k के साथ। तो i से 3i माइनस हुआ तो कितना आ गया -2i, 2j माइनस 4j, है कि नहीं, क्योंकि जब माइनस होता है तो आपको याद है ना माइनस साइन चेंज कर देता है। a को जब आप b के साथ माइनस कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों साइन चेंज हो जाता है जरा साइड में करके आपको बता देता हूं, एक स्टेप भले ही और लगे पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए a माइनस बी जब हम करेंगे तो ये क्या होगा i प्लस 2j प्लस 3k, ये a है, माइनस करोगे जब आप तो देखो 3i माइनस 4j प्लस 7k, ऐसे ही हुआ। तो अब जरा देखो ये वाला तो ऐसे रहेगा i प्लस 2j प्लस 3k, तो माइनस ऑफ 3i माइनस माइनस प्लस ऑफ 4j माइनस प्लस माइनस ऑफ 7k। तो देख रहे हो क्या, जो पहले माइनस, जो पहले प्लस था, देखो इस ब्रैकेट के अंदर देखो 3i के आगे प्लस था, अब वो माइनस हो गया, माइनस 4j था प्लस 4j हो गया, प्लस 7k था माइनस 7k हो गया, है ना। इसीलिए जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। तो ये हो गया -2i, फिर उसके बाद 2j प्लस 4j, तो कितना हो गया ये 6j, 3k माइनस 7k, तो -4k, दिस इज -4k। तो इस वे में आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे i के साथ ऐड होगा, j के साथ एंड k के साथ। क्लियर। अब मान लो किसी ने आपसे बोल लिया कि ये जो a माइनस बी जो निकला है, a माइनस बी, इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए। तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, दिस इज a माइनस बी, तो मैग्नीट्यूड का साइन यही है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट -2 का स्क्वायर कितना 4, 6 का कितना 36 प्लस 4 का कितना 16, तो 36 प्लस 4 40 और 40 एंड रूट 16, 40 एंड ये 16 जब ऐड होगा तो 56। क्लियर। तो इस वे में ये किए जाएंगे। डन। तो प्लस और माइनस तो सिंपल है। उसके बाद आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर।
तो जब कभी भी वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो दो तरीकों से होते हैं। पहला तरीका कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। पहला तरीका कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। सामने वाला जब आपको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए देगा तो आपको बताएगा कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक मेथोडोलॉजी है यहां पर डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो दूसरा मेथोडोलॉजी है उसे बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो वेक्टर दो तरीकों से मल्टीप्लाई होते हैं, एक डॉट के बेसिस पे और एक क्रॉस के बेसिस पे। डॉट वाले को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब कभी भी दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। जबकि दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टीप्लाई होते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिलता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिलता है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलता है। जबकि दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। ठीक है, अब इसको दिखाते कैसे हैं? मान लेते हैं कि दो वेक्टर है आपके पास, यू हैव टू वेक्टर। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे? डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो आप यहां पे लगाएंगे डॉट। दो वेक्टर को जब आपको डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे या स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टीप्लाई करना है तो उन दोनों के बीच में लगेगा डॉट। और यही चीज अगर आपको बोला है कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इनके बीच में लगाना है क्रॉस। तो ये ए क्रॉस बी ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या रिजल्ट होगा जरा समझिए। क्या रिजल्ट होगा जरा समझिए। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखा जाएगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट अगर करने को बोलेगा कोई तो ए क्रॉस बी करना है। तो ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डॉट में रिलेशन ये लगेगा वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जबकि क्रॉस में रिलेशन लगेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और लास्ट में यहां पर डायरेक्शन भी रह जाएगा जिसको मैंने ईटा से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज ईटा। ठीक है ना, तो जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे उनके बीच में रिलेशन ये लगेगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिलेशन लगेगा। ठीक, डॉट में वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए इनटू वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू sin थीटा, और यहां पर डायरेक्शन भी रह जाता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि करें कैसे, इसको दिखाइए जरा। तो चलो देख लेते हैं। सुनिए, एक वेक्टर है मेरे पास ए। अब हम सही में देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व। तो क्वेश्चन समझिए, एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है बी i माइनस 2j प्लस 4k। सपोज ये है ना। ओके, अब इन दोनों को बोला गया है कि इनके बीच में डॉट लगाना है। इनके बीच में क्या करना है? डॉट लगाना है। यू हैव टू डू ए डॉट बी, आपको ए डॉट बी लगाना है। तो अब समझिएगा, जब कभी भी दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लगेगा, रिलेशन एक ये लगेगा और एक और रिलेशन आपको याद रखना है। रिलेशन ये याद रखना है, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर जो ए है, फर्स्ट वाला वेक्टर, दिस इज a1i प्लस b1j प्लस c1k, और ये दूसरा वेक्टर है b, ये है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, तो जब a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a डॉट b का एक रिलेशन ये बनेगा, a डॉट b का रिलेशन बनेगा। देखो, i वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, मतलब a1 और a2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, b1 और b2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और c1 और c2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो a डॉट b क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये एक और रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये एक और रिलेशन है जो आपको याद रखना है। क्या? a डॉट b का एक रिलेशन तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होता है, और दूसरा रिलेशन a डॉट b का a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 होता है। अगर पहला वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k है और दूसरा वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k होता है ना। देखिए, ये
जनरल फॉर्मूला है, ये दो वेक्टर है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा कि एक लीनियर इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c है, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2, तो जनरल फॉर्म है ये। तो उसी तरीके से ये एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब a डॉट b होंगे तो i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, j के मल्टीप्लाई होंगे और k के मल्टीप्लाई होंगे, राइट। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यहां पे a डॉट b करना है, तो i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखो इसके आगे कुछ नहीं, तो मतलब क्या है 1, तो इसका मतलब जब आप a डॉट b निकालोगे तो ये क्या होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा प्लस 3 इंटू -2 प्लस k वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 1 जा 2 -3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, तो कितना बनाइए, तो 16 में से 6 गया, बचता है 10, 10 प्लस 2 12। तो a डॉट बी जो निकल के आया, a डॉट बी निकल के आया यहां पर 12, ठीक है। व्हाट इज a डॉट बी, a डॉट बी इज 12। अब देखो यहां पर कोई i नहीं बचा, कोई j नहीं बचा, कोई k नहीं बचा, तीनों में से कुछ भी नहीं बचा। अब तीनों में से कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि यहां पर कुछ बचता नहीं है। क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगाना होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस लगाना होता है, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, मान लो सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। क्वेश्चन सेम है, आपको बोल रखा है कि इस बार हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या था, ये था डॉट प्रोडक्ट। अब इस बार आपको बोल रखा है कि इनके बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, जैसे डॉट का रिलेशन तो ये था, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन ये था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन ये है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, ऐसी दो लाइनें खींचेंगे, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। कहां से आया, कैसे आया, यही क्यों आया, ये आप तब समझेंगे जब फिजिक्स का आप चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं ये वेक्टर का मैं एक क्विक फॉर्म बता रहा हूं, क्विक रिवीजन आप इसको बोल सकते हो, या फिर इनिशियल लेवल पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, या एक बार अगर आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यही क्यों आया वो तब आप पढ़ेंगे जब आप वेक्टर चैप्टर करेंगे, है ना। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी आप कैसे करेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए यहां पे लिखा आई, यहां पे लिखा जे और यहां पे लिखा के। दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, और यहां पे आएगा a1 b1 c1 और यहां पे लिखा जाएगा a2 b2 c2, करेक्ट। तो ये जो तरीका है, दिस वे आप एक क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे आई जे के, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब जरा देखिए जब क्रॉस होगा तो क्या होगा, नाउ ध्यान दीजिएगा, जब आप a क्रॉस b लिखोगे तो मैंने क्या बोला, a क्रॉस b कैसे होगा, यहां पर देखिए, यहां पे लिखा i, यहां पे लिखा j, यहां पे लिखा k और यहां पे लिखा a1 b1 c1 a2 b2 c2, करेक्ट। अब सुनिए सॉल्व कैसे होगा, a क्रॉस b सॉल्व कैसे होगा, a क्रॉस b। पहले आप इस i को कंसिडर करेंगे, पहले इस i को कंसिडर करेंगे। i को कंसिडर करेंगे तो पूरा रो नहीं देखेंगे, पूरा कॉलम नहीं देखेंगे। जब आप इस i को कंसिडर करेंगे पूरा रो नहीं देखेंगे, पूरा कॉलम नहीं देखेंगे, ठीक है, ओके जी। तो अगर हम पूरा कॉलम ना देखें, पूरा रो ना देखें, तो क्या देखें फिर, तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया i, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, तो क्या ये चार चीजें बची, इन चार चीजों का आपस में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, जब आपने i को कंसिडर किया, पूरा रो नहीं देखा, पूरा कॉलम नहीं देखा, बची ये चार चीजें, तो इन चार चीजों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा तो क्या बचेगा, देखो b1 c2, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, करेक्ट। उसके बाद अब इस j का नंबर है, जब आप इस j को देखोगे तो पूरा रो नहीं देखोगे, पूरा कॉलम नहीं देखोगे, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, ठीक है जी। तो हमने यहां पे लिखा j, और याद रखना j के आगे माइनस लगाना है, j के आगे माइनस लगाना है। i के आगे प्लस साइन आता है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, j के आगे माइनस आता है, k के आगे क्या आता है, फिर प्लस आता है। मैं अगेन बता रहा हूं ऐसा ही क्यों होता है, वो जब आप चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर तब आपको समझ में आएगा, राइट। तो j के आगे क्या लगाना है, माइनस। अब पूरा रो मत देखो, पूरा कॉलम मत देखो, तो a1 c2 माइनस a2 c1, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, करेक्ट।
फिर उसके बाद k का नंबर है तो प्लस k, तो जब k का नंबर आएगा पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, तो बचा क्या a1 b2 माइनस a2 b1, बस। अब ये जो आया है यही आपका रिलेशन है, ये जो निकल के आया यही आपका रिलेशन है। आइदर आप इसे याद कर लो, आइदर आप इसे याद कर लो, पर मैं प्रिफर करता हूं ये वाला, क्योंकि ये वाला अगर आपने सीख लिया तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करता। यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है कि यार a1 b2 था, a2 b1 था, पहले कौन था बाद में कौन था, इसीलिए मैं कभी भी इसको याद नहीं करता। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इसे ही याद करो, क्योंकि ना इसे याद करोगे तो आप और भी बहुत कुछ नई चीजें जानोगे जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो। क्लियर? तो डॉट में ये रिलेशन लगता है और क्रॉस में ये वाला रिलेशन लगेगा। अब चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो क्या कहा गया था, डिटरमिनेंट बनाना है, दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट। ऊपर क्या लिखना है, आई जे के। अब ये देखो ए क्रॉस बी बोला है, तो पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे सेकंड लाइन में और फिर बी के लिखेंगे थर्ड लाइन में। तो ए का कंपोनेंट क्या है 2 3 4, तो यहां पे लिखा है 2 3 4, राइट। अब बी के लिखेंगे, बी का क्या है 1 -2 4। देखो कोफिशिएंट लेना है आपको, आई के नीचे आई के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। जैसे देखो यहां पर आई का कोफिशिएंट क्या है 2, इसलिए 2 लिखा। यहां पर आई का कोफिशिएंट क्या है 1, इसलिए यहां पे लिखेंगे 1। अब जे का कोफिशिएंट यहां पर 3 है तो ये 3 लिखा। यहां पे जे का कोफिशिएंट क्या है -2। यहां पर के का कोफिशिएंट क्या है 4, इसलिए 4 लिखा। यहां पर के का कोफिशिएंट क्या है 4, इसलिए यहां पर भी 4 लिखेंगे। क्लियर? अब क्या रूल है, रूल यहां पर सिंपली ये है कि पहले हम आई को कंसिडर करेंगे, आई को। तो जब आई को कंसिडर करेंगे पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस 4 इंटू -2 -8, तो -8 का क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, बराबर ना। पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, 4 3 12 माइनस ऑफ -8। उसके बाद जे का नंबर आएगा -j, तो जे को जब कंसिडर करोगे पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, 4 2 8 माइनस 4 1 4, तो 8 -4। उसके बाद के को कंसिडर करो, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, तो यहां पर आ जाएगा के, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, 2 2 4 -4 -3, तो कितना है 12 और 8 कितना होता है 20, 20 आई, 8 में से 4 गया 4, -4j -7 के, राइट। सो दिस इज योर ए क्रॉस बी। क्या है ये आपका ए क्रॉस बी, कितना निकल के आया ए क्रॉस बी 20i -4j -7 के, तो ये आपका आंसर निकल के आया। डॉट प्रोडक्ट में देखो सिर्फ 12 निकल के आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट किया इन दोनों के बीच में तो आंसर सिर्फ 12 आया। क्रॉस प्रोडक्ट किया तो देखो आई जे के तीनों मिला, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट है। जबकि इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, जबकि दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर देखो आई जे के बचा ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा है, इसीलिए ये स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है और ये वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हो सकता है आंसर क्रॉस प्रोडक्ट का यहां पर एंड हो जाए, हो सकता है सामने वाला बोले कि नहीं नहीं मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोला था मॉडुलस लगा दो ऐसा साइड में, ए क्रॉस बी ऐसा मैग्नीट्यूड लगा दिया और यहां पर अंडर रूट दिस इज 20 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये जो रिलेशन है इसको ध्यान में रखना, दो वेक्टर के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट लगता है तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे जे के साथ, के के साथ, और आई जे के खत्म हो जाता है। देखो यहां पर कोई आई जे के नहीं है, आई जे के खत्म हो जाता है। जबकि दो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो आपको ये डिटरमिनेंट मेथड यूज करना पड़ता है। और डिटरमिनेंट में जब आप आई कंसीडर करोगे तो पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, जे को कंसीडर करोगे पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, के को कंसीडर करोगे पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं। आई के आगे प्लस का साइन लगता है, जे के आगे माइनस और के आगे प्लस, ठीक है। और इसी में फिर आपको सॉल्व कर लेना है, राइट ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई कि ए डॉट बी ऐसा होता है और ए क्रॉस बी ऐसा होता है, तो ये जो पहला फॉर्मूला आपने दे रखा है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, ये क्या है? और ये जो दूसरा फॉर्मूला दे रखा है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, ये क्या चीज है ना, ये क्या है ये? तो देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन देने वाला ऐसा भी दे देता है कि दो वेक्टर है, क्वेश्चन देने वाला कई बार ऐसा कर देता है कि दो वेक्टर है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट इज 100, ठीक है। कई बार क्वेश्चन देने वाला क्या दे देता है, दो वेक्टर है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 100 है। या चलो एक काम ऐसा कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 10 और एक दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 20
और उन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो बताइए इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये सवाल कई बार सामने वाला दे देता है आपको। अब आप एक चीज सोचिए, यहां पर वेक्टर ए आईजेके के फॉर्म में तो है नहीं, देखो ये वेक्टर ए आईजेके के फॉर्म में नहीं है, वेक्टर बी भी आईजेके के फॉर्म में नहीं है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वो तो आप कर नहीं सकते ए डॉट बी निकालने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि ए डॉट बी निकालने के दो तरीके हैं, आइदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करो, वो भी कब, जब वेक्टर दिए हुए हो a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के। इस बार तो दिया ही नहीं है, तो इस बार आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो a डॉट बी निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना 20 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 है ना, तो कितना होता है ये, तो 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 कितना 1/2। तो देखो 2 से ये कैंसिल, 2 10 तो कितना आया 100। तो a डॉट बी जो है वो कितना निकल के आया 100। तो जरा देखो क्या यहां पर वो रिलेशन लगा, नहीं लगा। तो इनपुट जैसे होंगे रिलेशन वही लगेगा, तो कई बार वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कई बार नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। डन। एक आखिरी चीज, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, सामने वाला आपको बोलेगा दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब देखिए ये एक बॉक्स है, एक आदमी उसको इस तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है F1 100 न्यूटन का, ठीक है जी। दूसरा यहां को फोर्स लगा रहा है F2, वो है 50 न्यूटन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा नेट, नेट रिजल्टेंट क्या होगा यहां पर 100 प्लस 50, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, इस 50 को 80 कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये बन जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 कितना, तो F1 प्लस F2 100 प्लस 80 दैट इज 180 न्यूटन, दैट इज 180 न्यूटन, करेक्ट। ओके, अब सेम घटना, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक आदमी इधर को फोर्स लगा रहा है F1 100 न्यूटन और दूसरा इधर को फोर्स लगा रहा है F2 80 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ यहां का F नेट क्या होगा, नेट यहां पर क्या होगा, तो नेट होगा F1 माइनस F2, तो कितना होगा 100 माइनस 80 दैट इज 20 न्यूटन, है ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए, फोर्स की बात करें तो डायरेक्शन तो बताना ही पड़ेगा। तो ऊपर डायरेक्शन क्या है, राइट साइड की तरफ, देखो दोनों राइट साइड की तरफ लगा रहे, तो राइट साइड की तरफ, तो राइट साइड को अगर कोई भी जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर I, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग I, है ना। इसमें में हम लोग लिखेंगे तो 20 न्यूटन उसकी डायरेक्शन में, राइट साइड की तरफ जा रहा है 20 न्यूटन I की डायरेक्शन में, क्लियर। ना भी लिखो अगर I यहां पे तो चलेगा, सिंपली आप ये भी लिख सकते हो टुवर्ड राइट, यहां पे आप लिख सकते हो टुवर्ड राइट, या ऐसा एरो मार दो, इससे भी समझ में आ जाता है कि उधर को जा रहा है, या ऐसा एरो मार दो, ठीक है जी। मसला तब खड़ा हो जाता है जब ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर लगा रहा है F1 100 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लगा रहा है F2 80 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अब यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा, ये बोल रहा है इधर और ये बोल रहा है इधर। जब तक तो दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे थे तो सीधा ऐड हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट हो गए। अब ये तीसरे केस में क्या होगा, तो याद रखिए इस तीसरे केस में जो ये F नेट निकल के आएगा दैट विल बी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। चिंता मत करो ये रिलेशन कहां से आया, क्योंकि वेक्टर नाम की चीज भी आपकी जिंदगी में तभी आएगी जब आप फिजिक्स का वेक्टर पढ़ चुके होंगे। तो ये रिलेशन कहां से आया आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो मैं करवा रहा हूं इट इज लाइक अ रिवीजन, क्विक रिवीजन है ये, तो इसलिए हम गहराई में नहीं जा रहे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। सिंपली इतना है कि ये एक ओवरऑल फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है एक ओवरऑल फॉर्मूला है और आप ये किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, ये ओवरऑल फॉर्मूला है, ठीक है। तो दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ये रिलेशन लगेगा।
तो क्या रिलेशन यहां पर भी लग सकता है? ऑब्वियसली लग सकता है। यहां पर देखो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहां पर आप थीटा 0 पुट कर दो तो cos 0 क्या होता है? 1। तो ये होगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 f2। तो ये क्या बन जाएगा? f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो आएगा, है कि नहीं। ये वाला जो चीज है वो यहां पर क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर ना, और यहां पे रूट देखो f नेट cos 0 1 हो गया ना, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2 टाइम्स f1 f2, तो f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये रूट कैंसिल और ये स्क्वायर कैंसिल, तो देखो ये यही आया। सिमिलरली इस वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, क्योंकि एक फोर्स उधर लगा रहा है और एक फोर्स इधर लगा रहा है। तो यहाँ पर cos 180 डालोगे तो cos 180 क्या होता है? -1। तो ये क्या बनेगा? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स f1 f2। तो यहां पर ये जो f नेट है ये निकल के आएगा अंडर रूट f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देखो यही आया, है कि नहीं। तो ये एक ओवरऑल फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास इनपुट स्केलर फॉर्म में हो, जब आपके पास इनपुट स्केलर फॉर्म में हो। स्केलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? आपने देखा यहां पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है f1 100 f2 80, कोई IJK नहीं दे रखा है। यहां पर जो इनपुट है ये स्केलर फॉर्म में है, देख रहे हो क्या? ये जो इनपुट है ये स्केलर फॉर्म में है, डायरेक्शन के लिए थीटा दे रखा है, देख रहे हो, इनपुट स्केलर फॉर्म में, तब आप इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इनपुट वेक्टर फॉर्म में होगा, इनपुट वेक्टर फॉर्म में होगा, फॉर एन एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से एक फोर्स पड़ रहा है F1, मान लेते हैं फोर्स पड़ रहा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक दूसरा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है F2 i माइनस 3j प्लस 2k। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। तो सामने वाले ने बोल दिया कि बताओ नेट फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स। तो याद रखना जब कभी भी इनपुट वेक्टर के फॉर्म में होंगे, देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर के फॉर्म में है। पिछले वाले में देखो फोर्स क्या था? 100 न्यूटन 80 न्यूटन, दैट्स ऑल, कोई IJK नहीं था। तो वहां पर इनपुट स्केलर फॉर्म में था। यहां पर इनपुट वेक्टर के फॉर्म में, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन एंड दिस इज i माइनस 3j प्लस 2k न्यूटन। तो जब कभी भी इनपुट वेक्टर फॉर्म में हो तो रिजल्टेंट डायरेक्टली उनको ऐड करने से ही आ जाएगा। जब कभी भी इनपुट वेक्टर फॉर्म में हो तो रिजल्टेंट उनके डायरेक्टली ऐड करने से आ जाएगा। तो इन दोनों को सीधा ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दो। तो यहां पर जो ये नेट फोर्स है वो क्या बन जाएगा? देखो 2i प्लस i 3i ऐड कर दो सीधा, या चलो एक स्टेप और दिखा देता हूं आपको, 2i प्लस 3j प्लस 4k। याद रखना सबके ऊपर ये कैप आना चाहिए, IJK के ऊपर कैप आना चाहिए, प्लस i माइनस 3j प्लस 2k, i माइनस 3j प्लस 2k। ओके, अब इनको ऐड कर देंगे, 2i प्लस i 3i, 3j माइनस 3j 0j, 4k प्लस 2k 6k। सो दिस इज योर नेट फोर्स, दिस इज योर नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, ठीक है। लेकिन सामने वाला बोले कि नहीं भाई हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, ये आपने क्या दे दिया? हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? एफ नेट, मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये 0 स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख लो, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। जब कभी भी आप इस वे में सॉल्व करते हैं, ये वाले फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो आंसर में डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही आता है। लेकिन जब कभी भी आप वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो आंसर IJK के फॉर्म में आता है, और फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना होता है। क्लियर? तो याद रखिए ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब कभी भी इनपुट वेक्टर के फॉर्म में हो, इनपुट वेक्टर के फॉर्म में हो। जब कभी भी इनपुट वेक्टर के फॉर्म में हो तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और जब कभी भी इनपुट स्केलर के फॉर्म में हो तो ये इस्तेमाल होगा। अब सवाल एक और उठेगा कि क्या दोनों से आंसर सेम ही आएगा? दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट ऑब्वियस आंसर सेम ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक फोर्स यहां पे लगा रहा है F1 100 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर को लगा रहा है F2 80 न्यूटन, ठीक है ना।
तो नॉर्मल मेथोडोलॉजी से जब आप इसको सॉल्व करते हो नेट फोर्स के लिए, तो नेट फोर्स के लिए क्या होता है, देखो जरा, अंडर रूट F1 स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 इंटू कॉस 180 डिग्री, है कि नहीं। देखो इन दोनों के बीच में जो थीटा है क्या वो 180 डिग्री का है। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फर्स्ट वाला, ये देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करने पर अगर आप नोटिस करें तो cos 180 जो होता है वो -1 होता है। तो बेसिकली आप इसको पूरा खोल के भी सॉल्व कर सकते हो या यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये बनेगा देखो 100 माइनस 80 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 180 हो जाएगा -1, फिर ये इधर माइनस आ जाएगा, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर, फिर ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 20 न्यूटन आई। नेट फोर्स कितना आया 20 न्यूटन, जब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा वाला, एफ नेट का ये फॉर्मूला, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा, जब आपने ये अप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप वेक्टर फॉर्म लगाते तो क्या होता, इस क्वेश्चन में अगर वेक्टर फॉर्म लगाना है तो वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए आपको क्वेश्चन को वेक्टर में चेंज करना होता। क्वेश्चन में अगर वेक्टर फॉर्म लगाना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होता, तो कैसे करेंगे जरा देखो, ये फोर्स इस तरफ जा रही है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि F1 जो है दिस इज 100 न्यूटन आई, है ना, बोल सकता हूं ना। अच्छा एक काम करते हैं, फिलहाल न्यूटन को हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन हो सकती है, सिंपली मैं लिखता हूं 100 आई, और ये वाली जो फोर्स है ये लेफ्ट साइड को जा रही है, तो क्या ये 100 माइनस आई इसको लिखा जा सकता है, क्या मैं इसको 100 माइनस आई लिख सकता हूं। तो ये जो फोर्स है F2 क्या ये 100 माइनस आई हो जाएगा। अच्छा 100 माइनस आई का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या इसको मैं माइनस ऑफ 100 आई लिख सकता हूं, यस और नो। तो एक फोर्स है प्लस 100 आई, और सॉरी ये तो 80 न्यूटन है, सॉरी हाँ, दिस इज नॉट 100, दिस इज 80, राइट। ये देखिए ये इस तरफ 80 न्यूटन, तो 80 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 80 आई। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में होगा, तो देखो मैंने क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, डायरेक्शन चिपका दिया तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नेट जो निकलेगा एफ यहां पे क्या होगा, वो क्या बोला था F1 और F2 को सीधा ऐड कर देना है। अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है तो ये रिलेशन लगेगा, और अगर क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में है तो ये रिलेशन लगेगा। तो देखो क्वेश्चन अभी इनपुट जो है वो वेक्टर फॉर्म में, तो चलो लगा देते हैं यहां पर F नेट विल बी इक्वल टू F1 कितना है 100 आई प्लस माइनस 80 आई, तो रिजल्टेंट कितना निकला 100 आई माइनस 80 आई कितना 20 आई। 20 आई का मतलब किधर, लेफ्ट साइड, 20 आई मतलब किधर, राइट साइड को। तो देखो अगेन F नेट यहां पर वही आया है कि नहीं। अब कोई बोले मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट 20 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या आएगा 20 न्यूटन ही तो आएगा। तो देखो पहले भी 20 न्यूटन आ रहा था, अभी भी 20 न्यूटन ही आ रहा है। तो इनपुट अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकलेगा, और अगर इनपुट स्केलर फॉर्म में है तो ये वाला रिलेशन लगेगा। क्लियर एवरीवन। तो वेक्टर को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको कई सारे क्वेश्चन में इसका फायदा होने लगा है और आपकी स्पीड बढ़ गई है।